तो दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से 6 RE की ऊंचाई पर जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल जो पृथ्वी की तल से 2.5 RE है की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 6√2 घंटे। अब देखिए यहाँ पे चूँकि RE बराबर क्या होगा, ये होगा कैपिटल RE प्लस 6 RE, यानी ये हो जाएगा 7 RE। ठीक, और R2 बराबर जो है R2 बराबर होगा ये RE प्लस 2.5 RE। ठीक, यानी ये हो जाएगा 3.5 RE। ठीक, अब R1 बाय R2 क्या होगा, तो 7 RE अब 3.5 RE 3.5 RE, यानी R2 बराबर होगा R1 बाई 2। ठीक है, तो R2 बराबर R1 बाई 2, यानी T1 बराबर, तो T1 बाई T2 हो जाएगा R1 बाई R2 के पावर में 3/2। ठीक, यानी ये होगा T1 बाई T2 बराबर 2R1 बाई R1 के पावर में 3/2, यानी कितना होगा, ये होगा 2 के पावर 3/2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 24/T2 बराबर 10, तो T2 बराबर होगा 24/2√2। ठीक, यानी 6√2, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगता है, इसका कारण क्या है, तो स्नेहक के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगता है, इसका कारण है कि स्नेहक के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। किसी द्रव की श्यानता तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। यह कम तापमान पर श्यानता के साथ साथ श्यानता जो है कर्षण भी जो है बढ़ाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अस्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप, ए ऑप्शन, समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। तो अस्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। किसी क्षण में ऊष्मा चालन के दौरान वह अवस्था का जब प्रत्येक परिच्छेद केवल ऊष्मा का चालन करता है, अर्थात परिच्छेद का ताप समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ताप की अस्थायी अवस्था कहलाती है। उसके बाद देखिए स्थिर अवस्था ताप स्थानांतरण के 3 प्रमुख कारक। पहला चालन, तो चालन के लिए ऊष्मा स्थानांतरण और संवहन, उसके बाद है विकिरण। ठीक है, तो अस्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप क्या होता है, तो समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता किसी गैस के 2 नमूने ए व बी जो प्रारंभ में एक ही ताप व दाब पर है, आयतन V से एक ही ताप व दाब पर आयतन V से V/2 तक संपीड़ित किया जाते हैं, तो अंतिम दाब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन, यानी ए का बी से कम होगा। तो किसी गैस के 2 नमूने ए व बी हैं जो प्रारंभ में ही एक ताप व दाब पर हैं, आयतन V से एक ही ताप व दाब पर हैं, आयतन V से V/2 तक संपीड़ित किए जाते हैं, तो अंतिम दाब जो है ए वो बी से कम है। ठीक है, ए जो है बी से क्या होगा, कम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता 2 वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके तो देखिए 2 वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होते यदि उनके तापमान समान है। ठीक है, तो तापमान वस्तु के उष्णता या ठंडापन की माप है। तापमान ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। ये धारा केवल तब प्रवाह होती हैं जब 2 वस्तुओं के बीच एक विभवांतर होता है। जब विद्युत आवेश एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा यानी I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q/T। ठीक है, यानी Q का कूलम और समय का सेकेंड, यानी ये होता है एम्पियर। तो जब किसी उदासीन वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ते हैं तो वे नए आवेश उत्पन्न नहीं करते।
एक कूलम बराबर होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 गुने 10⁻−19 कूलम। किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को कहते हैं सी विभेदन क्षमता। तो किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को विभेदन क्षमता कहते हैं। ग्रेटिंग एक जो ऑप्टिकल तत्व है जो कई अलग अलग तरंगदैर्घ्य से बने प्रकाश को विभाजित करता है। देखिए, अगर एक ग्रेटिंग की रेखाओं की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक्स किरण नलिका के सिरों पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण सी ऑप्शन न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। यदि एक्स किरण नलिका के सिरों पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है तो 4 है। ठीक है, तो Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस तरह से जो है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्रम ए ऑप्शन क्या होगा HF HCl HBr HI। तो किसी अम्ल की प्रबलता जो है उसकी प्रोटॉन H+ जो है प्रदान करने की क्षमता से निर्धारित होती है। हाइड्रोजन और हेलोजन परमाणु के बीच बंध प्रबलता अम्लीय प्रबलता को भी प्रभावित करती है। दुर्बल हाइड्रोजन हेलोजन बंध के परिणाम स्वरूप प्रबल अम्ल बनते हैं। HI में हाइड्रोजन आयोडीन जो बंध अपेक्षाकृत दुर्बल है जो एक प्रबल अम्ल के रूप में इसकी स्थिति में योगदान देता है। HF में हाइड्रोजन क्लोरीन बंध हेलोजन अम्ल के बीच सबसे प्रबल होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप सबसे दुर्बल अम्ल होता है। कहता है H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण सी ऑप्शन H2O में हाइड्रोजन बंधन। तो H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण है H2O में हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, देखिए सल्फर का आकार बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण यह हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। इसके कारण कमरे के ताप पर यह गैस अवस्था में पाया जाता है। फिर है कि भाप अंगार गैस का संगठन बी ऑप्शन यानी 50% कोबाल्ट और 50% हाइड्रोजन। ठीक है, 50% हाइड्रोजन। तो भाप अंगार गैस में 50% कोबाल्ट और 50% क्या होता है तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, भाप अंगार गैस। तो और जल गैस की यदि बात करें तो जल गैस में क्या होता है कोबाल्ट प्लस हाइड्रोजन। जल गैस में क्या होता है CO+, ठीक है, CO+H2। वहीं प्रोड्यूसर गैस में होता है CO+N2। प्रोड्यूसर गैस में होता है CO+N2। देखिए यहाँ पे तो प्रोड्यूसर गैस में CO+N2, नेचुरल गैस में होता है मीथेन प्लस C2H6। LPG में क्या होता है तो C3H8 प्रोपेन और CNG में मीथेन CH4। तो याद रखना है कि भाप अंगार गैस जो है 50% कोबाल्ट और 50% जो है H2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कहता है कि सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है। एक गैस B निकलती है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, गैस B है। 122 का होगा C यानी SO2। तो सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है। एक गैस B निकलती है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, यह है SO2 जो कि Ag+H2SO4 ये बनाएगा Ag2SO4 + H2O + H2O + SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के गुण, यह एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडों की गंध आती है। यह पानी में अत्यधिक घुलनशील है। SO2 एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट है। SO2 पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है जिसके कारण इसका गुण अम्लीय हो जाता है।
कहता है गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बी ऑप्शन, यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। तो गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। तो गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि हवा से जो बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। अत्यधिक वायुमंडलीय दाब के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की रक्त में विलयता अधिक हो जाती है, चूँकि गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है, जो गोताखोरों के ऊपर आने पर भयंकर दर्द उत्पन्न करती है। हीलियम रक्त में घुलती नहीं है, इसी कारण से गोताखोर गहरे समुद्र में है जो ऑक्सीजन है वो हीलियम का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। कहता निम्न आयनों की त्रिज्या का क्रम, तो 124 का होगा बी, यानी Mg2 प्लस लेस देन Na प्लस लेस देन F माइनस लेस देन O2 माइनस त्रिज्या का क्रम है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर घटती है। Mg2 प्लस का नाभिकीय आवेश कितना है 12 है, Na प्लस का नाभिकीय आवेश 11 है, F माइनस का 9 है, O2 माइनस का कितना है 8 है। ठीक है, अगर यहाँ पे त्रिज्या का क्रम देखें तो O2 माइनस ग्रेटर देन F माइनस ग्रेटर देन Na प्लस और ग्रेटर देन Mg2 प्लस। कहता कि अणु भार के बढ़ते क्रम में यौगिक की व्यवस्था, तो बी, तो अणु भार के बढ़ते क्रम में सबसे सही यौगिक की अवस्था है tRNA स्मॉल t, उसके बाद है rRNA, उसके बाद है DNA। ठीक है, tRNA का मोलिकुलर वेट जो है 25,000 से 30,000 डाल्टन होता है। rRNA का मोलिकुलर वेट जो है लगभग 35,000 से डाल्टन होता है। mRNA का मोलिकुलर वेट जो है 25,000 से जो है ये आपको 25,000 से प्लस डाल्टन होता है। DNA का मोलिकुलर वेट जो है 330 डाल्टन होता है। कहता प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल क्या है, तो नोस्टॉक। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल नोस्टॉक है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा भी कहा जाता है। यह समुद्री और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रजाति है। पिगमेंट फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन शैवाल के विशिष्ट लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। हरी शैवाल में प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल ए और बी के साथ साथ चैथोफिल और बीटा कैरोटीन जैसे सहायक वर्णक होते हैं। हरे शैवाल के प्रमुख उदाहरण हैं स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एवं वॉलवॉक्स। स्पाइरोगायरा को वाटर सिल्क कहा जाता है। कहता दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक समूह है बी ऑप्शन, स्थूलकोण उत्तक, दीर्घोत्तक और दारू या जाइलम। तो दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक में स्थूलकोण उत्तक, दीर्घोत्तक और दारू या जाइलम आता है। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है जो संरचना में समान और एक विशेष कार्य और प्राप्त करने के लिए साथ साथ काम करते हैं। पेरेन्काइमा उत्तक पतली दीवारों वाली कोशिकाओं से बना होता है और पत्तियों, फूलों के गुर्दे और कई बीजों के एंडोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण उत्तक बनाता है। पेरेन्काइमा उत्तक मुख्य रूप से उत्तक का समर्थन करता है और इनमें अनियमित कोशिका भित्ति होती है। परिपक्व जो है देखिए परिपक्व जो है कोशिकाएं आमतौर पर मृत कोशिकाएं होती है। दृढ़ उत्तक के परिपक्व होने पर इसकी कोशिकाएं मृत हो जाती है। इसमें अंतरकोशिकीय जो अवकाश हरित लवक नहीं होते। दृढ़ उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। कहता कौन सा जोड़ा गलत है, तो सी ऑप्शन, अंजीर सोरोसिस। तो यहाँ पे देखिए बेर फल का नाम और खाने योग्य भाग है बाह्य भित्ति तथा मध्य भित्ति। बाह्य तथा मध्य भित्ति बेर का, आम का मध्य भित्ति है, अंजीर स्ट्रॉबेरी मांसल आशय है, सुपारी का भ्रूणीय है, नारियल का भ्रूण फूस है, मक्का गेहूं का भ्रूण फूस तथा भ्रूण है। नेक्स्ट देखिए, कहता एटीपी से प्राप्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है, तो ये वो भी, तो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा जो है परिमेय कोशिकाओं से खनिज के अंतराकोशिकीय स्थानों में आने में और मृदा से खनिजों के मूल रूप में जाने में। एटीपी अणु आमतौर पर
3 आवश्यक घटकों में बने होता है, प्रोटीन, शर्करा, अणु यानी राइबोज शर्करा, नाइट्रोजन आधार एडिनाइन और 3 फास्फेट समूह जो पेटोस शर्करा के 5वें कार्बन एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है निम्न गैसों में से प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले गैसों का बढ़ता क्रम है ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में अपने प्रत्यक्ष योगदान के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण गैसें हैं जलवाष्प, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? बी ऑप्शन हंगूल या कश्मीर स्टैग। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगूल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। दाचीग्राम का अर्थ है 10 गांव। तो दाचीग्राम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाचीग्राम को राष्ट्रीय उद्यान 4 फरवरी 1981 को घोषित किया गया। यह उद्यान हंगूल या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। कहता कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? 132 का सी, जनसंख्या में की तीव्र वृद्धि। तो वनस्पतियों के विलुप्तियों के होने का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की प्रक्रिया में मनुष्य ने जगत, आर्द्रभूमि क्षेत्र, घास के मैदान आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिसमें वन्य प्राणियों एवं प्रजातियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। वो इनकी संख्या जो है दिनों दिन कम हो रही है, ठीक है। जानवरों के अवैध शिकार और उनकी तस्करी, जंगलों में आग लगा देना, प्रदूषण की मानवीय आपदाओं के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वन्य जीवों का विलुप्तीकरण हो रहा है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगूल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? तो सी, तो देखिए रोवोल्फिया पौधा सर्पगंधा कहलाता है। सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, अस्थमा, मनोविकृति और सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए होता है। सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त होता है जो मलेरिया उपचार में उपयोग होता है। मूल रोम अधिक विकसित होता है, ए ऑप्शन शाखों में। तो मूल रोम अधिक जो शाखों में विकसित होता है, मूल रोम परिपक्व क्षेत्र से विकसित होते हैं। पौधों में मूल रोम की जो मौलिक भूमिका मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना है। जड़ जो है पौधों का अवरोही हिस्सा है जो कि मूलांकर से विकसित होता है। पौधों के मूल रोम केशिका क्रिया के माध्यम से मिट्टी से पानी खींचते हैं। ट्रिप्सिन बदलता है, ये ऑप्शन। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है, ठीक है। तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में, रेनिन केसिन को पेरा केसिन में, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में, कार्बोक्सी पेप्टाइड ये प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में, लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट 136 देखिए, तथा प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? सी। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि अपर्चर की आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होनी चाहिए। जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध अथवा छोटा छिद्र पर पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें छिद्र तथा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश की किरणों का इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तरंगों का अपने मार्ग से आने वाले अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम गैरी मार्डी ने बताया। विवर्तन का तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या जो फ्रॉनहोफर ने किया था। कहता बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का नाम? सी ऑप्शन चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं को जो चुंबकीय प्रेरण रेखा के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4
जो है युग्म है कि वे बंद और निरंतर वक्र हैं। वे चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर निर्देशित होता है। क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताती है। समांतर व समान दूरी वाली दाह्य रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीमित स्थानों में जो पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समान कहता है कि कौन जो है असत्य, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? बी ऑप्शन। तो देखिए बेल जो वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, यह कथन असत्य है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है। केल्विन तापमान मापने की इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है। बेल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। बेल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। 1 डेसिबल बराबर होता है 1/10 बेल। निम्नलिखित में किस क्षण का SHM में चरम स्थिति पर शून्य मान है? तो वेग। तो SHM में वेग का चरम स्थिति में शून्य मान है। SHM में चरम स्थिति में वस्तु तत्काल विश्राम की स्थिति में आ जाता है। बल और इसलिए त्वरण बल समीकरण के अनुसार इस बिंदु पर अधिकतम होगा F बराबर -kx पे। फिर है कि सरल आवर्त गति SHM में प्रत्यायन बल कण के माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? बी ऑप्शन। तो देखिए यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा या छोटा बड़ा या आकार में समान हो सकता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा आकार में बहुत छोटा आवर्धन जो है <-1। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा आकार में छोटा होता है। कहता है कि किस गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए दबाव आयतन और तापमान गुण का उपयोग जो है किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सार्वभौमिक गैस स्थिरांक गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक फंक्शन का उपयोग जो है थर्मोडायनामिक प्रणाली की स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अवस्था का वर्णन दबाव तापमान आयतन मात्रा आदि जिसे मापने योग्य स्थूल कणों द्वारा किया जाता है। P, V, O और T को अवस्था चर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर होता है nRT। P होता है आदर्श गैस का दबाव, V होता है आयतन, N होता है मूल, R होता है सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, T होता है तापमान। संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं किस में परिवर्तित नहीं होती हैं? तो डी ऑप्शन। तो देखिए संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं पेरोक्साइड एवं फॉस्फाइड में परिवर्तित नहीं होता है। वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं हवा या नमी के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं संक्षारण कहलाती है। लोहे धातुओं के ऊपर एक परतदार पदार्थ या लेप बन जाता है, इसे जंग लगना कहते हैं और लेप को जंग कहते हैं। जंग लगने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जबकि तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है और चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ प्रतिक्रिया करती है और उस पर सिल्वर सल्फाइड की एक जो है पतली काली परत बन जाती है। फिर है कि जब तांबे का बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है तो इसकी सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है। कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा संक्षारित होता है, जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो इससे हरा रंग जो है प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को तांबे का संक्षारण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है? तो देखिए ए ऑप्शन एसिड। तो देखिए HCl एक आर्हेनियस अम्ल है। आर्हेनियस सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई पदार्थ पानी में घुल जाता है। यह केवल उन्हीं पदार्थों को अम्ल बनाता है जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं और केवल उन्हीं पदार्थों को क्षार मानते हैं जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। आर्हेनियस एसिड के उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और
हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। कुछ मजबूत आर्सेनियस क्षारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड शामिल है। परम शून्य क्या है? डी ऑप्शन। तो परम शून्य वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होगा, यह मानते हुए कि तो यह तब तक गैस बनी रहती हैं। परम शून्य वह न्यूनतम संभव तापमान है जहाँ किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा अनुपस्थित होती है। परम शून्य को शून्य केल्विन तापमान के रूप में भी जाना जाता है। परम शून्य का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने पर -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य पर कणों में कंपन की गति नहीं होती। अल्फा कण प्रकीर्णन अभाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में सत्य कथन है कि अल्फा कण अधिकतर सोने की पन्नी के माध्यम से शून्य विक्षेपण के साथ चलते हैं। एक छोटा सा अंश विक्षेपित होता है, 20,000 में से 180 डिग्री घूमता है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के पश्चात परमाणु संरचना के संदर्भ में रदरफोर्ड के मॉडल है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक धनावेशित एवं आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है एवं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भ्रमण करते हैं जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक की ओर लगने वाला विद्युत जो है स्थैतिक बल जो है अभिकेंद्रीय बल से नियंत्रित होता है। कहता सेंट्रियोल किस प्रोटीन से बना होता है? तो सेंट्रियोल की यदि बात करें तो यहाँ पे जो होगा ए ऑप्शन ट्यूबुलिन। तो सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोसोम एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की 2 संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स एक दूसरे के लंबवत स्थिर होते हैं। सेंट्रियोल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स के कार्य है कि डीएनए रहित होने के बावजूद सेंट्रियोल्स एक नए सेंट्रियोल्स बनाने में सक्षम होता है। ये सूक्ष्म नलिकाओं निश्चित केंद्र बनाकर जो है कोशिका विभाजन में सहायता करता है। 2 सेंट्रियोल्स में से डिस्टल सेंट्रियोल्स पूंछ या अक्षीय फिलामेंट बनाता है। कहता है कि कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन प्रोलैक्टिन। तो देखिए प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में निर्मित स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रतिरक्षा कोशिकाओं, त्वचा, वसा, उत्तक, स्तन और गर्भाशय द्वारा भी जो स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन एल्वियोली को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में जो अधिक प्रोलैक्टिन प्रवाहित होने की स्थिति को हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया ठीक है कहा जाता है। रक्त में कम प्रोलैक्टिन प्रवाहित होने की स्थिति को जो हाइप्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे दुर्लभ रक्त समूह ए ऑप्शन ए बी निगेटिव। तो ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। ठीक है, बी निगेटिव जो है ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। बी निगेटिव जो कुल जनसंख्या के 1.5% में पाया जाता है। ए बी निगेटिव जो कुल जनसंख्या के 0.6% में पाया जाता है। ए बी पॉजिटिव जो कुल जनसंख्या के 3.4% में पाया जाता है। रक्त में मौजूद आरबीसी अपनी सतह पर कुछ अणुओं जिन्हें एंटीजन कहते हैं ले जाते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि आपका रक्त समूह क्या है। एंटीजन माता पिता से आनुवंशिक रूप से मिले जीन पर निर्भर करता है। इन एंटीजन को रक्त वर्ग के लिए एक प्रणाली बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जिसे ABO प्रणाली कहा जाता है। फिर है कि कोलेसिस्टोकिनिन जो है किसको उत्तेजित करता है? ई ऑप्शन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है पित्ताशय को उत्तेजित करता है। दाएं यकृत लोब की निचली सतह एक पतली दीवार नली नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यह यकृत द्वारा स्रावित पीत को केंद्रित और संग्रहित करता है। सेक्रेटिन के अलावा जो है ग्रहणी कोलेसिस्टोकाइनिन
का प्रदान करती है। कोलेस्टेरोल जो हार्मोन के जो पित्ताशय की थैली के संकुचन को प्रेरित करता है और संग्रहित पित्त के परिवहन की अनुमति देता है। सिक्रेटिन हार्मोन एपिडिमल एपिथीलियम कोशिकाओं, यकृत, कोलेजोनोसाइट्स और अग्राशयी वाहिनी कोशिकाओं में पानी और इलेक्ट्रोलाइट परिवहन को नियंत्रित करता है। अतः लिनियस ने जीवों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? बी ऑप्शन, प्लांटे और एनिमिलिया। अरस्तु ने जीवों को प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है, जबकि कैरोलस लिनियस ने जीवों को प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है। अरस्तु ने जीवों को प्लांटी और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है, जबकि कैरोलस लिनियस ने जीवों को प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है। और आर व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया शामिल है। प्राणी वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग संघ है और सबसे छोटा भाग प्रजाति है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति हैं। पादप वर्गीकरण में प्रभाव सबसे बड़ा वर्ग और प्रजाति सबसे छोटा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।